स्वागत है आप सभी का ग्लोबल टेक यूट्यूब चैनल पर। ये क्लास नंबर 26 है। इससे पहले आपके 25 क्लासेस हो चुकी हैं जिनका प्लेलिस्ट बना दिया गया है आपके ग्लोबल टेक यूट्यूब चैनल पर। वहां से जाके आप लोग क्लासेस देखते रहिए और थोड़ी सी अपनी तैयारी पहले से बेहतरीन कर लीजिए, क्योंकि अब आपके एग्जाम के डेट नजदीक आने वाले हैं। तो भाई आप अपनी तैयारी थोड़ा बेहतरीन कर लो, ठीक है। हम लोग पिछले क्लास में 25 आपके वायरिंग के चैप्टर देख रहे थे। वायरिंग चैप्टर में हमने ऑलमोस्ट मैक्सिमम क्वेश्चन कर लिए थे। अब मुश्किल से आपके 3 या 4 क्वेश्चन बचे हुए थे वायरिंग चैप्टर के। इसके बाद फिर हम लोग एलिमिनेशन के चैप्टर पे आ जाएंगे। तो चलिए देखते हैं कि हमारा आज का पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये आम बोलचाल में भी कहीं पूछ लिया जाता है, कहीं आप जाते हैं तो भी पूछ लिया जाता है। मतलब सिंपल कुछ 2-4 दोस्त बैठे हो तो वहां पे पूछ लिया जाता है कि अरे कितना वोल्टेज या कितना करंट से हमारी मृत्यु हो सकती है, या कितना करंट हमारे लिए हानिकारक होती है। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है ना। तो बोला है क्वेश्चन में, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इफ अ पर्सन रिसीव अ शॉक करंट ऑफ 20 मिली एम्पियर। 20 मिली एम्पियर का यदि शॉक लग रहा है तो क्या होगा मनुष्य को, एक ह्यूमन बॉडी को। क्या ये 20 मिली एम्पियर की करंट मृत्यु के लिए रिस्पॉन्सिबल है? क्या ह्यूमन बॉडी को किल कर सकता है? ऑप्शन दे रखा है आपके सामने। कोई संवेदना नहीं भाई, ये तो एकदम गलत हो जाएगा। 20 मिली एम्पियर की करंट लगेगी तो ये तो संवेदना कुछ ना कुछ तो करेगा, ठीक है। पेनफुल शॉक, हार्ट हृदय आघात और बिकम अनकॉन्शियसनेस। देखिए हमने आपको पहले ही बताया था कि आपके लिए ह्यूमन बॉडी के लिए 0.1 एम्पियर की जो आपकी करंट होती है, 0.1 एम्पियर की करंट, 0.1 एम्पियर की करंट एकदम हार्मफुल होती है। हार्मफुल होती है, या फिर कह सकते हैं कि यह ह्यूमन बॉडी को किल करने के लिए पर्याप्त होती है, ठीक है। ह्यूमन बॉडी किल कितने की? 0.1 एम्पियर की। तो 0.1 एम्पियर को आप क्या लिख सकते हैं? 0.1 एम्पियर को लिख सकते हैं आप 100 मिली एम्पियर। 100 मिली एम्पियर, ठीक है। 100 मिली एम्पियर की करंट को, 100 मिली एम्पियर की जो करंट होती है वो एक ह्यूमन बॉडी को, यदि इतने करंट का शॉक लग रहा है ह्यूमन बॉडी को, तो समझ लीजिए कि वो व्यक्ति तुरंत खत्म हो जाएगा। इतना पर्याप्त होती है 1 एम्पियर की, मतलब 0.1 एम्पियर की करंट। यहां पे क्वेश्चन में आपसे पूछा है 20 एम्पियर, सॉरी 20 मिली एम्पियर, 20 मिली एम्पियर पूछा है। तो इससे क्या होगा? इससे इसको होगा पेनफुल शॉक, पेनफुल शॉक, ठीक है। इससे इसको पेनफुल शॉक होगा। यहाँ पे बी ऑप्शन एकदम करेक्ट होगा। अब 2-3 बातें और यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, थोड़ा उसको भी नोट कर लीजिए। देखिए पहली बात ये कि एक ह्यूमन बॉडी का रेजिस्टेंस कितना होता है। एक ह्यूमन बॉडी का रेजिस्टेंस कितना होता है? तो ह्यूमन बॉडी का रेजिस्टेंस होता है आपका 1000 ओम, ठीक है। 1000 ओम एक ह्यूमन बॉडी का रेजिस्टेंस होता है। पहली बात हो गई, ठीक है। दूसरी बात ये कि यदि मान लीजिए कि ह्यूमन बॉडी का हार्ट जो होता है, हार्ट से कितनी एम्पियर की करंट फ्लो हो जाएगी तो वो व्यक्ति, उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। तो हार्ट से 0.1 एम्पियर की करंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। हार्ट से केवल और केवल कितना? केवल और केवल 7 मिली एम्पियर, 7 मिली एम्पियर की यदि करंट भी मनुष्य के हार्ट से, अरे हार्ट यहाँ पे होता है लेफ्ट साइड में, ठीक है। तो यहां से यदि इतना करंट फ्लो हो जाएगी 0.7 मिली एम्पियर की करंट भी, तो भी मनुष्य की मृत्यु हो जाएगी, ठीक है। ठीक है ना। तो यहां पे ये 2-3 बातें आपके लिए इंपॉर्टेंट थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका कि एमसीबी के किस विद्युत उपकरण एल सीरीज का उपयोग किया जाता है? क्या एमसीबी के किस, अरे चलो इंग्लिश पढ़ता हूं इसका, ठीक। विच इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट एल सीरीज टाइप एमसीबी आर यूज्ड। एमसीबी का मैंने सीरीज आपको बताया था। एमसीबी का 3 सीरीज होता है ना। एक आपका एल सीरीज एमसीबी था, एल सीरीज, फिर आपका था एक जी सीरीज, और एक था आपका डीसी सीरीज, ठीक है। ये 3 सीरीज हमने बताया था एमसीबी का, और तीनों का अलग अलग हमने आपको उदाहरण भी बता दिया था कि एल सीरीज किस लिए यूज किया जाता है, और आपका जी सीरीज किस लिए यूज किया जाता है, फिर आपका डीसी सीरीज किस लिए यूज किया जाता है। तीनों को हमने आपको बता दिया था, है ना। तो यहाँ पे जो आपका एल सीरीज है, एल सीरीज किस लिए यूज किया जाता है? तो एल सीरीज जो आपके रेजिस्टिव टाइप के लोड होते हैं,
ऐसे लोड जो रेजिस्टिव टाइप के होते हैं, जैसे कि आपका गीजर हो गया, हीटर हो गया, या फिर आपका सिंपल लाइटनिंग सिस्टम हो गया, ये सभी के सभी रेजिस्टिव टाइप के लोड हैं, तो ये आ जाते हैं किसमें, एल सीरीज में। ठीक है, फिर आपका जो इंडक्टिव टाइप के लोड होते हैं, इसमें कौन से आते हैं, इसमें रेजिस्टिव टाइप के लोड आते हैं, रेजिस्टिव लोड। ठीक है, इसमें इंडक्टिव लोड आते हैं, और इसमें आपके डीसी सीरीज, सॉरी, इसमें आपके डीसी सीरीज वाले लोड आ जाते हैं। तो एल सीरीज की बात किया है क्वेश्चन में, तो यहाँ पे ए ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। गीजर हो गया, या फिर आपका हीटर हो गया, या सिंपल लाइटनिंग सिस्टम हो गया, सिंपल लाइटनिंग सिस्टम हो गया, ये सभी आ जाते हैं ए सीरीज में, सॉरी एल सीरीज में। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला है कि डेड लघु वायरिंग इंस्टॉलेशन में मेगर क्या पड़ रहा है। थोड़ा क्वेश्चन को पढ़िए। मैं तो जरा सा पानी पी लेता हूं, पता नहीं क्यों खांसी आ जाती है। ठीक है, व्हाट इज द मेगा रीडिंग इन अ डेड शॉर्ट वायरिंग। डेड शॉर्ट वायरिंग, कौन सी वायरिंग बोला है भाई, शॉर्ट वायरिंग बोला है। और शॉर्ट वायरिंग की बात कहीं पे भी होती है, कहीं पे भी यदि शॉर्ट सर्किट की बात होती है, तो शॉर्ट सर्किट का मतलब क्या होता है, शॉर्ट सर्किट का मतलब होता है कि रेजिस्टेंस कितना है, रेजिस्टेंस इक्वल टू है आपका जीरो, रेजिस्टेंस इक्वल टू जीरो। ठीक है, और कहीं पे भी यदि ओपन सर्किट की बात आती है, कहीं पे भी यदि ओपन सर्किट की बात आती है, तो ओपन सर्किट का मतलब क्या होता है कि रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, रेजिस्टेंस यहाँ पे हो जाएगा आपका इनफाइनाइट। शॉर्ट सर्किट में करंट मैक्सिमम रहती है, करंट जो होती है ये आपकी मैक्सिमम होती है ना, मैक्सिमम होती है। और यहाँ पे वोल्टेज क्या रहता है, वोल्टेज आपका जीरो रहता है, वोल्टेज आपका जीरो कह सकते हैं, या फिर लिख लीजिए मिनिमम होता है। ठीक, अच्छा, जो आपके ओपन सर्किट है, ओपन सर्किट में जो आपका करंट है, करंट क्या हो जाएगा, करंट एकदम मिनिमम, या कह सकते हैं कि करंट जीरो हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पे वोल्टेज यहाँ पे मैक्सिमम होता है, यहाँ पे वोल्टेज मैक्सिमम होता है, या ऐसा कह सकते हैं कि जितना वोल्टेज आपके सर्किट में रहता है, सारा का सारा वोल्टेज वहां पे क्रिएट हो जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन में आपसे किसकी बात किया है, शॉर्ट सर्किट की बात किया है। शॉर्ट सर्किट में रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी होगी, जीरो। रेजिस्टेंस की वैल्यू यदि जीरो है तो मेगर कितना रीड करेगा, मेगर भी जीरो ही रीड करेगा, 0 मेगा ओम रीड करेगा। यहाँ पे ए ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ क्रिम्पिंग। क्रिम्पिंग का एडवांटेज क्या होता है, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ क्रिम्पिंग। गिव्स नीट अपीयरेंस, रिड्यूस लोड करंट, अवॉइड लूज कनेक्शन। अवॉइड लूज कनेक्शन, क्रिम्पिंग का मतलब यही होता है कि जो भी लूज कनेक्शन बने हुए हैं उस लूज कनेक्शन को टाइट किया जाए, या उस लूज कनेक्शन को एकदम करेक्ट किया जाए, तो यही काम होता है आपके क्रिम्पिंग का। ठीक है, अब चलिए इसके बाद फिर आपका स्टार्ट होगा क्या, इल्यूमिनेशन वाला चैप्टर, प्रदीपन का चैप्टर। प्रदीपन बोले तो इल्यूमिनेशन। ठीक है, इल्यूमिनेशन, तो इल्यूमिनेशन क्या होता है, इसको यदि सिंपली मैं लिखूं कि यदि लाइट कारण है तो इल्यूमिनेशन क्या है भाई, इल्यूमिनेशन आपका रिजल्ट होता है, इल्यूमिनेशन रिजल्ट होता है। ठीक है, रिजल्ट होता है। ठीक है, अच्छा, इसका मतलब क्या है, प्रदीपन का मतलब यह है कि जैसे मान लो यहाँ पे इस क्लास को चलाने के लिए लाइटनिंग व्यवस्था की गई है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर रहा है, लाइट अपना प्रकाश उत्पन्न कर रहा है और इस कमरे में पूरा प्रकाश दे रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पे हमको क्या मिल रहा है, हमको मिल रहा है प्रकाश, इल्यूमिनेशन मिल रहा है, प्रदीपन मिल रहा है। किस कारण से मिल रहा है, लाइट के कारण मिल रहा है। लाइट क्या कर रहा है, यहाँ पे प्रकाश उत्पन्न कर रहा है। या फिर दिन में प्रकाश कौन उत्पन्न करता है, पूरे वायुमंडल में, तो वो सूर्य उत्पन्न करता है। ठीक है, तो इसका मेन कारण क्या है, इसका प्रदीपन का मेन कारण आपका कहीं ना कहीं लाइट है, और लाइट की वजह से ही क्या मिलता है हमें, इल्यूमिनेशन मिलता है, हमें
कोई भी चीजें दिखाई देती है लाइट की वजह से ही, ठीक है। अच्छा, तो इसी के बारे में हमें पढ़ना है, प्रदीपन के बारे में हमें पढ़ना है। इसमें आपने पढ़ा होगा 7 कलर, जैसे सूर्य के प्रकाश में कितने कलर होते हैं, तो यहां पे लिख लीजिएगा कि सूर्य के प्रकाश में 7 रंग होते हैं, 7 रंग होते हैं। कौन कौन से 7 रंग होते हैं भाई? आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, विग्योर, VIV, अरे यार विग्योर, कोई बात नहीं। यहां पे देखिए पहला होता है आपका वायलेट, ठीक है, फिर आपका ऐसे लिख लो, ये होता है एक आपका बैगनी, ये होता है आपका एक बैगनी। एक मिनट रुक जाइए, थोड़ा सा पूरा मैं क्रम में लिख दे रहा हूं, है ना। बैगनी, इसके बाद फिर आपका हो जाता है आसमानी, इसके बाद आपका हो जाता है ब्लू, ठीक है, फिर आपका हो जाता है ग्रीन, फिर हो जाता है आपका येलो, फिर ऑरेंज, और एक लास्ट कौन सा और रहता है भाई? लास्ट आपका हो जाता है रेड, लास्ट हो जाता है आपका रेड, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, ये टोटल 7 रंग है। हमने इस क्रम को क्यों लिखा है? इस क्रम को लिखने के लिए हमने थोड़ा सा हेल्प लिया है भाई, ये ईमानदारी से मैं बता रहा हूं, हेल्प लिया, थोड़ा सा हेल्प इसलिए लिया है ताकि ये क्रम बहुत कुछ बताता है आपको, ठीक है। इस क्रम में जो आपका बैगनी कलर है, बैगनी कलर का आपका तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है, इसका तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है, ठीक है। और जो रेड है, रेड कलर की तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। इसी वजह से जो आपका रेड कलर है, इसको यूज किया जाता है किसके लिए? खतरे के सिंबल में अक्सर रेड कलर यूज किया जाता है, क्योंकि ये ज्यादा दूर से ही, बहुत दूर से ये आसानी से दिखाई देता रहता है रेड कलर। जो बैगनी कलर है, ये ज्यादा दूर से हमें इसका कलर स्पष्ट नहीं होता है, ठीक है, लेकिन रेड कलर स्पष्ट हो जाता है। तो ये आपके 7 कलर मौजूद रहते हैं सूर्य के प्रकाश में। चलिए, तो ये तो थोड़ी सी बात हो गई प्रदीपन के बारे में। अब हम लोग देखते हैं अपना क्वेश्चन, क्या क्या क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इल्यूमिनेशन? इल्यूमिनेशन इंटेंसिटी, इल्यूमिनेशन इंटेंसिटी का एसआई मात्रक क्या है? इल्यूमिनेशन इंटेंसिटी का एसआई मात्रक आपसे क्वेश्चन में पूछा है। तो इल्यूमिनेशन मतलब दीप्तिमान तीव्रता का मात्रक होता है आपका कैंडिला। इसका मात्रक क्या होता है भाई? कैंडिला होता है। स्टेरेडियन किसका मात्रक है? यह आपके सॉलिड एंगल का मात्रक होता है। सॉलिड एंगल का मात्रक होता है स्टेरेडियन, ठीक है। चलो, तंतु लैंप का कार्यकारी तापमान कितना होता है? व्हाट इज द वर्किंग टेम्परेचर ऑफ फिलामेंट लैंप? फिलामेंट लैंप का तापमान कितना होता है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा है। तो जो आपके फिलामेंट लैंप होते हैं, फिलामेंट लैंप का तापमान 2000 डिग्री सेल्सियस से अधिक ही रहना चाहिए। 2000 डिग्री सेल्सियस से अधिक ही रहना चाहिए। तो यहाँ पे 2000 डिग्री सेल्सियस से अधिक कितना है? ये 2300 डिग्री सेल्सियस है। तो ये आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लोरोसेंट ट्यूब लैंप में टंगस्टन इलेक्ट्रोड को किस पदार्थ से लेपित किया जाता है? क्या बोला है क्वेश्चन में भाई कि फ्लोरोसेंट जो ट्यूब लैंप होता है उसमें टंगस्टन इलेक्ट्रोड को, जो टंगस्टन का इलेक्ट्रोड होता है उसको किस पदार्थ से लेपित किया जाता है? किस पदार्थ से उसे क्या कहते हैं, उसका लेयर किया जाता है, ये क्वेश्चन में पूछा है। तो वो होता है आपका वेरियम एंड स्ट्रोंटियम ऑक्साइड, वेरियम एंड स्ट्रोंशियम ऑक्साइड। इसका लेयर किया जाता है किसके ऊपर? टंगस्टन के ऊपर, ठीक है। टंगस्टन के ऊपर इसका लेयर किया जाता है। चलो, एमबी प्रकार के उच्च दाब
पारावाष्प लैंप किस स्थिति में संचालित किए जाते हैं? तो देखिए, जो आपके हाई प्रेशर मरकरी वेपर लैंप होते हैं ना, ये 3 तरह के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है आपका MA टाइप होता है, ठीक है, एक होता है आपका MAT टाइप, एक होता है आपका MAT टाइप और एक होता है आपका MB टाइप। ये 3 टाइप होते हैं, ये 3 टाइप होते हैं हाई प्रेशर मरकरी वेपर लैंप का, ठीक है। तो जो आपका MA टाइप है ये वर्टिकली यूज किया जाता है, वर्टिकली ये यूज किया जाता है, वर्टिकल। जो MAT टाइप है ये कैसे यूज किया जाता है? ये आपका हॉरिजॉन्टल यूज किया जाता है। जो आपका MB टाइप है, MB टाइप आपका हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों रूप में इसका यूज किया जाता है। इसका MB टाइप के जो लैंप होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल दिया है, दोनों नहीं दिया, एनी पोजीशन दिया है ना, कोई बात नहीं, एनी पोजीशन दिया है तो एनी पोजीशन यहाँ पे एकदम राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि उच्च दाब सोडियम वाष्प लैंप परिपथ में लीक ट्रांसफार्मर का क्या कार्य होता है? जो आपका लीक ट्रांसफार्मर लगा होता है हाई प्रेशर वेपर लैंप में, उसका कार्य क्या होता है? तो उसका मेन कार्य यही होता है कि वो मोटर के वोल्टेज को, सॉरी, शुरुआती टाइम में जो आपका स्टार्टिंग टाइम होता है, जब किसी भी लैंप को लाइट दिया जाता है या उसका कनेक्शन किया जाता है सप्लाई से, तो उस समय हाई वोल्टेज की रिक्वायरमेंट होती है लैंप को स्टार्ट करने के लिए, ठीक है। तो उसी हाई वोल्टेज को क्रिएट करने के लिए ही लीक ट्रांसफार्मर यूज किए जाते हैं हाई प्रेशर वेपर लैंप में, मरकरी वेपर लैंप में, ठीक है। तो इग्नाइट द हाई वोल्टेज इनिशियली, एकदम ठीक आंसर है इसका, ठीक है। औद्योगिक 2 ट्यूब लाइट फिटिंग में स्ट्रोबोस्कोपिक प्रभाव कैसे कम किया जाता है? स्ट्रोबोस्कोपिक प्रभाव क्या होता है, थोड़ा सा इस प्रभाव के बारे में जान लीजिए। जैसे देखिए आप लोग पिक्चर में, कभी कोई यदि गाड़ी बहुत तेजी से चलती है तो उसका जो पहिया है ना, पहिया पीछे की तरफ घूमता हुआ दिखता है। यदि पहिए के ऊपर कोई चक्री लगाया गया है तो वो चक्री पीछे की तरफ घूमता हुआ दिखता है। या फिर कोई गाड़ी हाईवे पे बहुत तेजी से चल रही है तो उसके ऊपर, उसके पहिए के ऊपर जो चक्री लगी रहती है वो पीछे की तरफ घूमती हुई दिखती है, तो यही क्या कहलाता है? स्ट्रोबोस्कोपिक प्रभाव कहलाता है, ठीक है। और ये स्ट्रोबोस्कोपिक प्रभाव कब हमें देखने को मिलता है? जब लाइट का थोड़ा सा ज्यादा चकाचौंध होता है, ज्यादा लाइट यदि रहती है तो इसमें स्ट्रोबोस्कोपिक प्रभाव ज्यादा हमें दिखाई देता है, ठीक है। और सोडियम वेपर लैंप, जो सोडियम वेपर लैंप होते हैं, सोडियम वेपर लैंप में ये प्रभाव कुछ ज्यादा ही दिखाई देता है हमें, क्योंकि वो लाइट थोड़ी सी पीली कलर की होती है ना, तो इस वजह से वो प्रभाव हमें कुछ ज्यादा ही देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला है कि स्ट्रोबोस्कोपिक प्रभाव को कैसे कम किया जा सकता है, कम करने का क्या वो है, क्या प्रोसीजर है, ठीक। कनेक्टिंग कैपेसिटर पैरेलल टू सप्लाई, कनेक्टिंग कैपेसिटर इन सीरीज विद सप्लाई, कनेक्टिंग कैपेसिटर इन सीरीज विद वन ट्यूब, कनेक्टिंग 2 कैपेसिटर इन सीरीज टू each ट्यूब लाइट, ठीक है। अच्छा, 2 ट्यूब लाइट यूज किया गया है तब, 2 ट्यूब लाइट यूज किया है तब, यहां पे बोला है कि 2 ट्यूब लाइट यूज किया गया है और स्ट्रोबोस्कोपिक प्रभाव उत्पन्न हो रहा है, तो उसको कैसे कम किया जा सकता है? तो देखिए, जो आपका स्ट्रोबोस्कोपिक, जो आपका ट्यूब लाइट होता है, ट्यूब लाइट में थोड़ा सा फ्लिकरिंग ज्यादा होता रहता है, फ्लिकरिंग, और फ्लिकरिंग की घटना को रोकने के लिए हम लोग क्या करते हैं? फ्लिकरिंग की घटना को रोकने के लिए हम लोग सीरीज में कनेक्ट करते हैं कैपेसिटर को, सीरीज में कैपेसिटर कनेक्ट किया जाता है, कैपेसिटर को कनेक्ट किया जाता है, ठीक है। तो यही जो घटना है, फ्लिकरिंग की जो घटना है, यही घटना रिस्पॉन्सिबल होती है किसके लिए? रिस्पॉन्सिबल होती है आपके स्ट्रोबोस्कोपिक प्रभाव के लिए, ठीक है। तो यदि हम लोग कैपेसिटर को कनेक्ट कर दें किसके साथ, यदि हम लोग कैपेसिटर को कनेक्ट कर देते हैं किसी एक भी ट्यूब लाइट के साथ, तो जो आपका स्ट्रोबोस्कोपिक प्रभाव था वो प्रभाव कम हो जाएगा, ठीक है। तो कनेक्टिंग कैपेसिटर इन सीरीज विथ वन लाइट, किसी भी एक लाइट के साथ यदि आप कैपेसिटर कनेक्ट कर देंगे तो यहाँ पे बात बन जाएगी, यहाँ पे जो आपका फ्लिकरिंग का प्रभाव था वो कम हो जाएगा या स्ट्रोबोस्कोपिक प्रभाव कम हो जाएगा, ठीक है।
चलो अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन बोला है कि यदि इस एक लाइन में 100 मिली एम्पियर की करंट आ रही है, 100 मिली एम्पियर की करंट एक लाइन में फ्लो हो रही है, तो बताइए प्रत्येक लाइन बोला है ना, प्रत्येक लाइन में फ्लो हो रही है, तो बताइए कि यहाँ पे टोटल करंट का मान कितना होगा। ये भी आपके 100 मिली एम्पियर है, ये भी आपकी 100 मिली एम्पियर है, ये तीनों कितना हो गए भाई, ये तीनों हो गए आपके 100 मिली एम्पियर, 100 मिली एम्पियर, 100 मिली एम्पियर, और ये गए कहां से है, यहीं से तो होके गए हैं, तो यहाँ पे टोटल कितना हो जाएगा, यहाँ पे आपका 300 मिली एम्पियर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी में दिया हुआ है 300 मिली एम्पियर। क्लियर है बात, इतनी बात क्लियर है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोला है आपसे कि समतल सतह में प्रकाश के प्रवाह को कौन सा शब्द संदर्भित करता है। Which term refers that the flow of light into a plane surface। एक प्लेन सरफेस पे लाइट के प्रकाश को कौन संदर्भित करता है या कौन बताता है, तो वो होता है आपका इल्यूमिनेंस। अभी हमने कुछ देर पहले ही आपको बताया है कि यदि लाइट आपका कारण है तो जो आपका इल्यूमिनेशन है ये क्या है, रिजल्ट है। ठीक है, उच्च दबाव सोडियम वाष्प लैंप सर्किट में चिंगारी देने वाले का उद्देश्य क्या है। क्या उद्देश्य होता है भाई, उसका मेन उद्देश्य होता है कि जो आपका जितना वोल्टेज की रिक्वायरमेंट होती है शुरू में जितना वोल्टेज की रिक्वायरमेंट होती है भाई, जैसे ये मान लो कि आपका इस तरीके से आपका लैंप होता है ना, तो इस लैंप में क्या रहते हैं, इस लैंप में आपके गैस भरी होती है। क्या भरी होती है, गैस भरी रहती है, और इस गैस को यहां से लेके यहां तक ट्रेवल कराने के लिए स्टार्टिंग के समय हमें एक हाई वोल्टेज की जरूरत पड़ती है। हाई वोल्टेज की जरूरत जो पड़ती है, इसकी भरपाई हम लोग कहां से करते हैं, तो उसकी भरपाई करते हैं कैपेसिटर के द्वारा। कैपेसिटर को क्या करते हैं हम लोग, शॉर्ट सर्किटेट कराते हैं, तो वहां पे स्पार्किंग प्रोड्यूस होती है। इसका मतलब कि जो आपका कैपेसिटर है वो हाई वोल्टेज क्रिएट करता है। जब हाई वोल्टेज वो क्रिएट करता है तो उस समय जो भी इसमें आयंस है या जो भी इसमें गैस भरी होती है, ये गैस एक बार यहां से लेके यहां तक फ्लो हो जाती है। जब एक बार इनका फ्लो यहां से यहां तक हो जाता है तो फिर इनको पाथ मिल जाता है और ये आसानी से कम वोल्टेज पे भी फ्लो होते रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इंक्रीज द रनिंग वोल्टेज एकदम ठीक आंसर बनेगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किस प्रकार का प्रकाश फिटिंग डिजाइन चकाचौंध से मुक्त है, तो वो होता है आपका सेमी इनडायरेक्ट टाइप। देखिए जो आपका डायरेक्ट टाइप का प्रकाश होता है, डायरेक्ट टाइप का प्रकाश किस तरीके का रहता है, तो डायरेक्ट टाइप का प्रकाश आपका कुछ इस तरीके से रहता है। ठीक है, यदि आपकी लाइट हो गई तो यहां से ऐसे, ठीक है, इसका पूरा का पूरा प्रकाश नीचे की तरफ पड़ता है, इसका पूरा का पूरा प्रकाश किधर पड़ता है, नीचे की तरफ पड़ता है, तो इसे कहते हैं हम लोग डायरेक्ट लाइटनिंग सिस्टम। और यही इसी को यदि हम ऐसे पलट दें ऊपर की तरफ, इसी को हम यदि ऊपर की तरफ पलट दें, जैसे कि इस तरीके से कर दें, ठीक है, इस तरीके से कर दें, और यहाँ पे लाइट ऊपर की तरफ फ्लो होने लगे, लाइट ऊपर की तरफ जा रही हो, तो इसे क्या कहते हैं हम लोग, इसे कहते हैं इनडायरेक्ट लाइटनिंग सिस्टम। ठीक है, तो जो आपकी डायरेक्ट लाइटनिंग होती है, इसमें जो आपकी जितनी भी लाइट होती है लगभग 90% लाइट सीधे सीधी कहां पे आती है, आपके वर्किंग सरफेस पे आती है। आपका जो वर्किंग सरफेस होता है उस पे आती है, वर्किंग सरफेस पे आती है। ठीक है, और इसमें केवल 10% लाइट, इसमें केवल 10% लाइट ही आपके वर्किंग सरफेस पे आती है, 10% लाइट आपके वर्किंग सरफेस पे आती है। ठीक है, तो ये जो लाइट है ये बहुत ज्यादा लाइट है, तो इसमें चकाचौंध हो सकता है, इसमें तो एक चकाचौंध होने की कोई बात ही नहीं, मतलब यहाँ पे लाइट बहुत ही डिम रहेगा, बहुत ही कम हमें दिखता रहेगा, क्योंकि 10% केवल लाइट दिखने को मिल रहा है। ठीक है, तो चकाचौंध किसमें नहीं होगा, तो वो होता है आपका सेमी इनडायरेक्ट में लगभग 50% लाइट आती है वर्किंग सरफेस पे, तो वहां पे लाइट एक नॉर्मल कंडीशन में रहती है, तो इस वजह से चकाचौंध वहां पे नहीं होता है। ठीक है, चलो, उच्च दाब धातु लैब की बाहरी ट्यूब बोरोसिलिकेट ग्लास से क्यों बनाई जाती है। बोरोसिलिकेट ग्लास से
इसलिए बनाई जाती है ताकि जो आपका बैगनी कलर का अल्ट्रावायलेट किरण उत्पन्न होती है उनको कम किया जा सके, इसीलिए जो आपका बोरोसिलिकेट है उसका यूज किया जाता है हैलाइड मेटल हैलाइड लैंप में। ठीक है, मेटल हैलाइड लैंप में बोरोसिलिकेट का यूज इसीलिए किया जाता है ताकि जो बैगनी कलर के अल्ट्रावायलेट रेज या अल्ट्रावायलेट किरण उत्पन्न होती हैं उनको कम किया जा सके। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन एकदम राइट आंसर बन जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। तो चलिए आज के लिए बस इतना रखते हैं, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में इल्यूमिनेशन के आगे के जो भी क्वेश्चन है उसके साथ। ठीक है, धन्यवाद।